ईरान पर आई आफत ने कई देशों को उलझा दिया है। जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने भी इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों पर भी मिसाइलें दागना शुरू कर दी, जिसने लोगों को भी हैरान किया कि भाई ये क्या हो रहा है। ऐसे में खाड़ी देश ना चाहते हुए भी उस लड़ाई में फंस गए, जिसका हिस्सा वो बनना ही नहीं चाहते थे। तो अब सवाल ये है कि क्या खाड़ी देश भी पलटवार करते हुए ईरान पर हमला करेंगे, या फिर एकजुट होकर अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करेंगे, क्योंकि कई देश ऐसे भी हैं जिनकी आपस में ही ठनी हुई है। तो क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए और क्या होने जा रहा है, इस पर पूरा विश्लेषण आज आपको बताएंगे। और इधर एक तरफ मिडिल ईस्ट में जहां हाहाकार मचा हुआ है, वैश्विक स्तर पर उथल पुथल चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर एक बड़ा कदम उठाया है। एक ऐसे देश के साथ जो कुछ महीनों पहले भारत की बैड लिस्ट में था। कौन कौन से समझौते हुए हैं कनाडा के साथ, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा बंगाल में अमित शाह की हुंकार सुनाई पड़ी है, जिसमें शाह ने दो टूक कहा कि चुन चुन कर भेजे जाएंगे घुसपैठिए। दरअसल बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हो चुकी है। ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी बीजेपी कर रही है। हालांकि इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, तो कितनी कठिन है बीजेपी के लिए डगर पनघट की, और क्या शाह का मंत्र काम आएगा, ये भी बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, ईरान पर आई आफत में अमेरिका इजराइल की सैन्य कार्रवाई फिलहाल जारी है। ईरान भी सख्ती के साथ हर हमले का जवाब दे रहा है और तेल अवीव समेत खाड़ी के अमरीकी बेसों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें भी दाग रहा है। हालांकि इस जंग में उसने अपने सुप्रीम लीडर अली खामनेई को खो दिया है। अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया, तब शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि ईरान जवाब में यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर जैसे पड़ोसी गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों में भी इस कदर तबाही मचाएगा। उम्मीद तो यही की जा रही थी कि वो इन देशों में जो अमेरिका मिलिट्री बेस बनाए गए हैं उन्हें निशाना बना सकता है, लेकिन जिस तरह से ईरानी मिसाइलों ने इन देशों के अंदर जाकर रिहायशी इलाकों में बमबारी की है, उससे हर कोई हैरान है। हजारों लोगों की इसमें मौत हुई, ना जाने कितने घायल हैं, कितने अंग भंग हो चुके हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश को संबोधित करते हुए कबूल किया कि 3 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। इसके अलावा उन्होंने इशारा दिया कि जंग रुकने वाली नहीं है, और तो और उन्होंने ये भी कहा कि अब तक स्ट्राइक के किसी भी नतीजे से उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। उन्होंने बताया कि ईरान की पूरी लीडरशिप को अमेरिका ने खत्म कर दिया है, जिसकी संख्या करीबन 48 भी बताई है, यानी एक एक की गिनती अमेरिका के पास है। तो ईरान ने पड़ोसी देशों के लग्जरी होटल, पोर्ट, शहर के अंदर के इलाके, इंडस्ट्रियल एरिया, एयरपोर्ट, तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ऐसे में सवाल है कि क्या अब खाड़ी देश भी ईरान के हमले का जवाब देने के लिए जंग में कूद सकते हैं। इधर लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को तो ईरान समर्थित माना जाता है, उसने भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। जवाब में इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक की है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या इजराइल ईरान की जंग में अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में ये बदलने जा रहा है। एक एक करके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज। इस इलाके में यूएस बेस पर ईरानी हमलों का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ईरान ने खाड़ी के शहरों को, एयरपोर्ट को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर हद पार कर दी। खाड़ी के देश ईरान के बहुत करीब हैं और इजराइल जितने मजबूत भी नहीं है, जिससे ईरान के हमले के चांस भी बढ़ जाते हैं। फिलहाल ईरान के हमले के खिलाफ खाड़ी के सभी देश एकजुट नजर आ रहे हैं। सबने मिलकर ईरानी हमलों की निंदा की है और कहा है कि वो इसका जवाब देने का पूरा अधिकार रखते हैं। अधिकार रखते हैं ये कहा है उन्होंने, ये नहीं कहा कि जवाब देंगे। अब ये देखने वाली बात होगी, इसका जवाब समय आने पर मिलेगा। पर गौर करने वाली बात यह है कि इन हमलों में यूएई, सऊदी अरब को भी फिलहाल एक मंच पर ला दिया है, जिनके रिश्ते बेहद खराब चल रहे थे। तो दोनों के बीच यमन में प्रॉक्सी वॉर भी चल रहा था, लेकिन ईरानी हमलों के खिलाफ सऊदी खुलकर यूएई के साथ खड़ा नजर आया। डीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट बताती है कि खाड़ी के सभी देशों के पास अपनी मिलिट्री फोर्स है, जिसमें सऊदी अरब की मिलिट्री सबसे ज्यादा ताकतवर और अच्छी फंडिंग वाली मानी जाती है। लेकिन जानकारों का मानना है कि ये देश अपने मिलिट्री के साथ लड़ाई में उतरेंगे, इसकी संभावना तो कम ही है। इसके बजाय जानकार ये मानते हैं कि ये देश अमेरिका को अपने यहाँ और ज्यादा एक्सेस दे सकते हैं। लेकिन कुछ एनालिस्ट का मानना है कि खाड़ी के देश अमेरिका से अपने करीबी रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए जंग को जल्द समाप्त करने का अनुरोध भी करेंगे।
जानकार ये भी कहते हैं कि अब खाड़ी देशों का नजरिया भी बदलेगा। अब तक वो अमेरिका के गठबंधन और ईरान के साथ बेहतर होते रिश्तों को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मान रहे थे, पर शायद भविष्य में ये देश अपनी सुरक्षा पर ज्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा वो केवल अमेरिका की मदद पर निर्भर रहने के बजाय कुछ नए पार्टनर्स की तलाश भी कर सकते हैं। तो कई विकल्प खुले हुए हैं। जैसे जैसे दिन बीतेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर किस दिशा की तरफ ये देश बढ़ रहे हैं। और एक और जहां भू राजनीतिक संकट ने दुनिया भर में उथल पुथल मचा दी है, हर कोई रिमोट लेकर बस अपडेट जानना चाहता है। इस युद्ध ने बाजारों को भी झकझोर दिया है। वहीं भारत और कनाडा के बीच एनर्जी को लेकर, व्यापार को लेकर, रणनीतिक खरीदों को लेकर कुछ नए और ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। क्योंकि कनाडाई पीएम मार्क कार्नी भारत दौरे पर हैं। कार्नी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए देशवासियों को सुरक्षा का पूरा भरोसा भी दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने ग्लोबल टकराव को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत की और डिप्लोमेसी की वकालत भी की है। फिलहाल मौजूदा हालात पर चिंता जताई है उन्होंने। कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि मानवता की भलाई में भारत और कनाडा का साझा दृष्टिकोण है, यानी एक जैसी सोच है। भू राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए भारत ने कनाडा के साथ अपनी रणनीतिक भागीदारी को मजबूत किया। दोनों देशों के बीच समझौते हुए। भारत और कनाडा ने यूरेनियम पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा नागरिक परमाणु सहयोग को आगे बढ़ाते हुए दोनों देश छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी एक साथ मिलकर काम करेंगे। भविष्य की तकनीक को सुरक्षित करने के लिए खनिज क्षेत्र में सहयोग के लिए एक अहम समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ग्लोबल तनाव के बीच भारत हमेशा शांति की वकालत करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। पीएम मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी के नेतृत्व में कनाडा के साथ बढ़ते हुए रिश्तों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक $50 बिलियन के ट्रेड को छूने का है। अपने आर्थिक सहयोग को ये और भी गहरा करेंगे। इस बारे में उन्होंने आगे ये भी बताया कि ओटावा और भारत ने जल्द ही एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फाइनल करने का फैसला किया है। दोनों देशों में नए इन्वेस्टमेंट होंगे, नौकरी के नए मौके खुलेंगे। तो पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कैनेडियन पेंशन फंड्स ने भारत में 100 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। ये भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे भरोसे का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कार्नी के भारत दौरे को एक अहम पड़ाव बताया। उन्होंने पिछले साल कनाडा में G7 मीटिंग के दौरान उनके साथ हुई अच्छी मुलाकात को याद किया और दोनों देशों की सेंट्रल बैंकिंग लीडरशिप में उनके रोल के लिए कार्नी की तारीफ भी की। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में हुंकार भरते हुए मथुरापुरा से परिवर्तन यात्रा शुरू की। ममता बनर्जी और अभिषेक पर शाह ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। शाह ने ममता सरकार पर घोटालों का, भ्रष्टाचार का, तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने मदरसा फंडिंग पर सवाल उठाए। बंगाल के बढ़ते कर्ज पर और बेरोजगारी पर, यहाँ तक कि महिलाओं की सुरक्षा पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी तक वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम कट रहे हैं तो ममता दीदी को परेशानी हो रही है, लेकिन बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बंगाल से बाहर किया जाएगा। पंचायत के चुनाव में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया था। कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया, कई लोगों को अपाहिज कर दिया गया और कई लोग ऐसे हैं जो आज तक घर भी वापस नहीं लौटे हैं। इस पर शाह ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज मथुरापुरा से कहकर ये जाता हूं कि एक बार यहां भाजपा की सरकार बना दीजिए, हम ममता बनर्जी के गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी, लेकिन बंगाल की जनता उन्हें नहीं चाहती। अमित शाह ने शिक्षक भर्ती घोटाले की बात की, नगर निगम भर्ती घोटाले की बात की, गाय की तस्करी घोटाले की बात की, पीडीएस राशन घोटाले पर उन्होंने तंज कसा और मनरेगा घोटाला सहित पीएम आवास योजनाओं की घोटालों की भी उन्हें याद दिलाई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिर्फ 80 करोड़ रुपए दिए, जबकि मदरसों को 5,700 करोड़ रुपए मिले। तो टीएमसी एजेंडा क्या है? प्राथमिकता राज्य की क्या है? रोजगार देना प्राथमिकता है या मदरसों की संख्या बढ़ाना प्राथमिकता है? अमित शाह ने ये सवाल किए ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार से। उन्होंने कहा कि ये तुष्टीकरण की सरकार है, बंगाल का विकास नहीं कर सकती।
एक एक करके कई घोटाले करती जा रही हैं और बंगाल की जनता पर वोट के लिए उन्होंने मंत्र फूका। वैसे तो चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है बीजेपी। कई बड़े नेता और सीएम बंगाल की धरती पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी की भी यहां सभाएं होनी हैं। तो अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन आगे अभी बहुत से राउंड बाकी हैं। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।